प्रधानमंत्री मोदी 24 जून को कश्मीर के नेताओं से मिलेंगे। वो जम्मू कश्मीर के सभी दलों के नेताओं से मिलेंगे। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है कि कश्मीर के राजनीतिक दलों को निमंत्रण मिल गया है। पहले से तूफान की मार झेल चुके बंगाल पर मानसून भी आफत बनकर बरस रहा है। राज्य के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गई। कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश अब तबाही की वजह बनने लगी, जिनमें एक पश्चिमी मेदिनीपुर जिला है जहां नदी एक पुल को बहाकर ले गई। बारिश आने से पहले तक पानी लकड़ी के पुल से कई फीट नीचे से गुजरा करता था, लेकिन नदी का पानी इतना बढ़ गया कि पुल पानी के नीचे दिखने लगा। नदी में पानी पूरी ताकत से बहता हुआ दिखने लगा। देखते ही देखते लहरें इस पुल को बहाकर अपने साथ ले गईं। तेज लहरें पास की घास और झाड़ियों को उखाड़कर अपने साथ ला रही थी। पानी के तेज बहाव के साथ जब ये झाड़ियां पुल से टकराईं तो पहले पुल किनारों से उखड़ा और फिर अगले ही पल पूरा पुल पानी के साथ बह गया। घटना के वक्त कुछ लोग किनारे पर मौजूद थे जो मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन गनीमत ये रही कि उस वक्त किसी ने पुल पर जाने का जोखिम नहीं उठाया। लेकिन नदियों में उफान आने की वजह से बंगाल के कई शहर भी नदियों की जद में आ चुके हैं। आसनसोल के तो कुछ इलाके पूरी तरह तालाब बन चुके हैं, जहां से लोग घरों का बचा हुआ सामान निकालने में लगे हैं। कई लोग अपना सामान उठाकर कम पानी वाली जगहों पर पहुंचाते हुए दिखे। वजह भी साफ है, रिहायशी इलाका पूरी तरह डूब चुका है। घरों की पहली मंजिल तो पूरी तरह पानी में डूबी हुई दिखने लगी। घरों के अंदर की हालत भी बेहद खराब नजर आई। बारिश की वजह से लोगों की पूरी गृहस्थी जलमग्न हो गई। लोग छतों पर खड़े होकर आसमान से बरस रही आफत के थमने का इंतजार कर रहे हैं। न कहीं सड़कें हैं, न कहीं मैदान है, हर तरफ बस पानी ही पानी दिख रहा है। पुरुलिया जैसे कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां बाढ़ आई तो नहीं है, लेकिन नदियां लोगों को डराना शुरू कर चुकी हैं। नदियां अभी से उफान पर दिखने लगी हैं और लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान यह है कि बंगाल में अभी बारिश थमने वाली नहीं है, बल्कि मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए शनिवार तक का अलर्ट जारी किया है। राज्य के अलग अलग जिलों में शनिवार रात तक रुक रुक कर बारिश होते रहने का अनुमान है। हालांकि रविवार को या तो हल्की बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, लेकिन सोमवार से बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है, जब इससे भी ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। अगर अनुमान सटीक साबित हुआ तो बंगाल के लिए यह बड़ी मुसीबत की वजह बन जाएगा, क्योंकि पहले से राज्य की 6 नदियों में पानी का स्तर या तो खतरे के निशान के करीब है या फिर खतरे का निशान पार कर चुका है। लेकिन पिछले 2 दिनों में कुछ जगहों पर इतनी बारिश हुई है जितनी आमतौर पर जून के पूरे महीने में होती थी। दक्षिण 24 परगना में केवल 24 घंटे में ही 178 मिलीमीटर बारिश हुई। बांकुड़ा में 24 घंटे में 133 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं, जिसमें कुछ लोगों पर पुलिस वालों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा। बताया गया कि पुलिस एक मामले में पूछताछ करने के लिए गांव में पहुंची थी, जहां ये मारपीट हुई। तभी कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। घटना के वीडियो में ये लोग एक पुलिस वाले को घेर कर उसे धक्का देते दिखे। बदसलूकी करने वालों में महिलाएं भी शामिल दिखी। इतना ही नहीं, लोगों ने घटना का वीडियो बनाने वाले को भी धमकाया। बताया गया कि पुलिस एक मामले में आरोपी से पूछताछ के लिए इस गांव में पहुंची थी। हालांकि बाद में पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पशुपति पारस के एलजेपी अध्यक्ष बनने के बाद चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और मांग की कि अगर कोई एलजेपी पर दावा करता है तो चुनाव आयोग पहली नजर में उसे खारिज कर दे और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दे। यानी कि चिराग ने ये चिट्ठी पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लिखी, क्योंकि एक दिन पहले ही पशुपति पारस को एलजेपी का अध्यक्ष चुना गया था। चिराग ने चुनाव आयोग को एक और चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने 18 जून के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें उन्होंने 5 सांसदों को बर्खास्त किया। चुनाव आयोग को अभी तक दूसरे पक्ष यानी कि पशुपति पारस की ओर से कोई पत्र नहीं मिला है, लेकिन अगर उस ओर से कोई दावा किया जाता है तो चुनाव आयोग आगे क्या करना है इस बारे में फैसला करेगा। इस बीच चिराग पासवान ने 20 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, जिसमें उनके गुट के लोग शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक स्कूटर सवार वहां सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरता दिखा। बताया गया कि सीवर लाइन बिछाने के लिए वहां इस तरह के कई गड्ढे खोदे हुए थे, जो अब लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसी ही एक सड़क पर स्कूटर पर सवार एक आदमी आगे बढ़ता दिखा, लेकिन कुछ दूर चलते ही उसका स्कूटर बेकाबू हो गया और वो लड़खड़ाते हुए वहां सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गया। आदमी को सीवर में गिरता देख वहां हल्ला मच गया और फिर लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। मध्य अमेरिका के देश हॉन्डुरस की एक जेल में छिड़ी गैंग वॉर में 5 कैदियों की मौत हो गई।
बताया गया कि वहां कैदियों के बीच हिंसक झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी समेत 15 कैदी जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई और घायल लोगों को इसमें बैठाकर जेल के करीब एक अस्पताल पहुंचाया गया। उधर घटना की खबर मिलते ही कई कैदियों के परिवार वाले उनका हाल जानने के लिए जेल के बाहर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल नजर आया। वहां पहुंचे कैदियों के परिवार वालों ने जेल के प्रवेश द्वार को घेर लिया और वहां खड़ी एक कार को गेट से बाहर निकलने से रोक दिया। ये लोग जेल प्रशासन से अंदर कैद उनके अपनों का हाल बताने की मांग करने लगे, लेकिन जेल प्रशासन फिलहाल मामले पर चुप्पी साधे हुए है। ट्विटर को भारत सरकार से टकराव महंगा पड़ता जा रहा है। नए आईटी कानून लागू न करने की वजह से उसके शेयर गिर गए हैं, जिसकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा। भारत सरकार से टकराना ट्विटर को पड़ा महंगा। भारत सरकार के नए आईटी नियम न मानने की वजह से ट्विटर को कानूनी सुरक्षा कवच जो मिली थी वह खत्म हो गई थी और अब उसके बाद बाजार में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ट्विटर को 1,03,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक और उसका घट गया है, तो दूसरी ओर उसके शेयर 25% तक गिर गए हैं। भारत सरकार से शुरू हुए ट्विटर के विवाद ने उसे बड़ा आर्थिक झटका दे दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बुधवार को ट्विटर का शेयर करीब ½ और टूटकर 59.93 अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ। ये तो महज एक दिन का नुकसान है, जबकि ट्विटर को पिछले 4 महीने से लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल 26 फरवरी को ट्विटर के शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गए थे, जो कि $80.75 था। भारतीय रुपए में बात की जाए तो 26 फरवरी को ट्विटर के एक शेयर की कीमत करीब 6,000 रुपए तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ट्विटर के विवाद में पड़ने से अब एक शेयर की कीमत करीब 4,500 रुपए पर आ चुकी है। यानी पिछले 4 महीनों में कंपनी के मार्केट कैप में करीब 1,03,000 करोड़ की गिरावट हो चुकी है, जो कि करीब 25.78% की गिरावट है। हालांकि इस परेशानी के बीच ट्विटर को तब थोड़ी राहत महसूस हुई जब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया कि वो ट्विटर को भारत में बैन करना नहीं चाहते। उनके इस बयान की वजह से आज कंपनी के शेयर तेजी के साथ $61 पर ट्रेंड करने लगे। लद्दाख को चीन का हिस्सा बताना हो, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटाना हो, या फिर कुछ ट्वीट को जो कि नेताओं के थे उनको मैनिपुलेटेड ट्वीट की श्रेणी में खड़ा करना हो, ये सब ऐसी कार्रवाई थी जिसने ट्विटर की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। लिहाजा भारत सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कई बार ट्विटर की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी तब शुरू हुई जब साल की शुरुआत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर को कई अकाउंट बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन ट्विटर ने बोलने की आजादी का हवाला देते हुए सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियम लागू करने को कहा, तब भी ट्विटर ने टाल मटोल की तो उसे अपनी कानूनी सुरक्षा से हाथ धोना पड़ गया। ट्विटर और सरकार के हर कदम पर दुनिया भर की नजर थी, जिसका नुकसान ट्विटर को शेयर मार्केट में भुगतना पड़ा। ट्विटर ने यह सोचा भी नहीं था कि भारत सरकार के खिलाफ यह कार्रवाई उसको इतनी महंगी पड़ेगी। अलग अलग जगह पर ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं और अब भारत सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि ट्विटर को हर हाल में जो नए नियम बने हैं उसका पालन करना पड़ेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कैसे ट्विटर इन नए नियमों का पालन करता है। लगातार बारिश से महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मुंबई समेत राज्य के कई शहरों में आसमान से आफत बरस रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं और नाले भर गए हैं। राज्य की जिन जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है उनमें मुंबई के पास का विरार इलाका भी शामिल है। जहां तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति नजर आई, वहां बारिश की वजह से नाले भर गए। एक बड़े नाले का पानी तो तेजी से गलियों में घुस गया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि वो गलियां समुद्र में बदल गई हों, क्योंकि पानी की लहरें समुद्र की लहरों की तरह डरा रही थीं। ये तस्वीर उस वक्त और ज्यादा डरावनी हो गई जब 3 भैंसें उसमें बह गईं। वो बेजुबान भैंसें अपना डर बता नहीं पा रही थीं, लेकिन उनकी हालत देखकर किसी को भी दया आ जाती। उन्होंने पानी में खड़े रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और तिनके की तरह बहने लगी। इस बारे में प्रशासन को पता चला तो उसने तुरंत एक्शन लिया और 3 में 2 भैंसों को बचा लिया। विरार में रात में हुई जोरदार बारिश की वजह से सुबह तक हालात बिगड़ गए और वहां बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। कुछ यही हाल बुल्ढाना में रहा। वहां बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और नाले भी भर गए हैं। यही नहीं, नालों में भरा पानी सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से सड़कें ही नदियों जैसी लगने लगी।
ऐसे में लोगों की मुश्किल बढ़ गई। एक महिला ने तो जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। अरे पकड़ो, अरे गई वो गई, अरे पकड़ो। ये देखकर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभाला और महिला की जान बाल बाल बची। कोल्हापुर में भी रात भर बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि वहां की पंचगंगा नदी में पानी भर गया। जलस्तर बढ़ा तो नदी किनारे का एक बड़ा हिस्सा डूब गया। वहां का मशहूर दत्त मंदिर भी नहीं बचा और नदी का पानी उसके अंदर घुस गया, जिसके बाद मंदिर का ऊपरी हिस्सा ही नजर आया। मौसम विभाग की चेतावनी थी कि कुछ दिनों तक महाराष्ट्र का हाल ऐसा ही रहेगा और उसका अनुमान सही साबित हुआ। महाराष्ट्र के लिए मानसून की बरसात इसलिए भी बड़ा संकट बनी हुई है क्योंकि पहले राज्य पर तूफान की मार पड़ी और फिर मानसून पूर्व बरसात ने भी झीलों और नदियों को पहले ही लबालब कर दिया। अब मौसम विभाग ने राज्य के कई जगहों में ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया है, जिनमें रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, पालघर और पुणे जैसे शहर शामिल हैं। ऑरेंज अलर्ट तब जारी होता है जब लोगों को खराब मौसम से निपटने के लिए सावधान रहने को कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मुंबई के कई इलाकों में रात भर खूब बारिश हुई। बांद्रा में करीब 60 मिलीमीटर बारिश हुई तो वहीं दहिसर में करीब 137 मिलीमीटर और जुहू हवाई अड्डे के पास करीब 64 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अरब सागर से चलने वाली तेज हवाएं बारिश की बड़ी वजह हैं और 19 जून तक महाराष्ट्र में ऐसे ही तेज बारिश का अनुमान है। यूपी के उन्नाव में हुए उपद्रव से सबक लेते हुए इटावा में पुलिस ने भीड़ से निपटने का अभ्यास किया। उन्नाव में कई पुलिस वाले बिना पूरी तैयारी के ही उपद्रवियों से निपटने पहुंच गए थे, जिससे सबक लेते हुए इटावा में पुलिस वालों ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान पुलिस लाइन में कुछ जवानों को प्रदर्शनकारी बनाया गया, जबकि दूसरी टुकड़ी को उन्हें काबू करने के लिए भेजा गया। इस दौरान जवानों को उपद्रवियों से निपटने के तरीके भी समझाए गए। खासतौर पर इन जवानों को दंगे जैसे हालात में हेलमेट, फेस शील्ड और ढाल जैसे साजो सामान के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए ताकि वो बलवाइयों पर काबू पाने के साथ अपनी हिफाजत भी कर सकें। तूफान का कहर झेल चुके गुजरात में अब जोरदार बारिश आफत बनकर बरस रही है। मानसून के दस्तक देने के साथ ही गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी सैलाब की शक्ल में रिहायशी इलाकों के अंदर घुस गया। बारिश और उसके बाद आई बाढ़ की सबसे डराने वाली तस्वीरें अमरेली में दिखी। वहां पानी का बहाव देख ऐसा लगा जैसे नदी ही सड़क पर उतर आई हो। बहाव इतना तेज था कि सड़क पार कर रहा एक मोटरसाइकिल सवार देखते ही देखते उसकी चपेट में आ गया। ये थोड़ी हाथ मारी। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल पानी में ही बह गई। बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम मोटरसाइकिल किसी तिनके की तरह लहरों में समा गई। लेकिन बारिश और बाढ़ की ये कोई अकेली तस्वीर नहीं थी। गुजरात के मोरबी में भी कई घंटों तक हुई जबरदस्त बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई, जिसकी चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आईं। भारी बारिश के बाद वहां पानी रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसकी वजह से सड़कों में घुटनों तक पानी भर गया। सैलाब में कई बकरियां तक बह गईं। बाद में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में उतरे और किसी तरह बकरियों को पानी से बाहर निकाला। सड़क पर भी बहाव इतना तेज था कि लोगों के लिए पानी में खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। बताया गया कि वहां बारिश की वजह से काफी नुकसान भी हुआ। जोरदार बारिश के बाद कुछ यही नजारा सूरत में भी दिखाई दिया। वहां कई इंच बारिश हुई, जिसके बाद सड़कें तालाब में बदल गईं। वहां से सामने आई तस्वीरों में सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। क्योंकि लगातार हुई भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में नदियां उफान पर आ गई। यही नहीं, कई इलाकों में तो बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली, जिनकी वजह से हालात और बिगड़ गए। नवसारी से कुछ ऐसे ही मौसम की तस्वीरें सामने आईं। वहां बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गईं। हालात ऐसे हो गए कि दिखाई देना तक मुश्किल हो गया। सड़क पर पानी की ऐसी लहरें नजर आईं जैसे वहां कोई समंदर ही सड़क पर उतर आया हो। गुजरात के आणंद से तो और भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। भारी बारिश के बाद वहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे पूरा शहर तालाब में बदल गया हो। सड़कें तो पूरी तरह गायब हो गई। इतना पानी भर गया कि वहां जमीन दिखनी भी बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरे शहर में नहरों का जाल बिछ गया हो। लोगों की दुकानों और मकानों में भी पानी घुस गया। चौक चौराहे सब पानी में डूब गए। कई गाड़ियां भी पानी में फंस गईं। भारी बारिश की वजह से लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। कई लोग तो कमर तक पानी में चलते नजर आए। लबालब भरी सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। मजबूरी में कई लोग तो अपनी मोटरसाइकिल घसीटते हुए ले जाते दिखाई दिए। वहां इतना पानी था कि उनकी मोटरसाइकिलें भी आधी से ज्यादा डूबी नजर आईं। बारिश का पानी इलाके के पुलिस स्टेशन और दूसरी सरकारी इमारतों में भी घुस गया। यही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन भी गुजरात के लिए आसान नहीं रहने वाले, क्योंकि शुरुआती बारिश में ही गुजरात में आणंद, बाटोद, नवसारी और बनासकांठा समेत 16 ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से काफी ज्यादा बारिश दर्ज की गई।
जबकि भरूच और मोरबी जैसे जिलों में भी सामान्य से ज्यादा बारिश देखने को मिली। और यह हाल तब है जबकि मानसून अभी भी गुजरात के सभी इलाकों तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में गुजरात के कई इलाकों में अगले 3 या 4 दिन तक और बारिश होने का अनुमान है। इसी के साथ मानसून के पूरे प्रदेश में अपना असर दिखाने की भी संभावना है। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए संसद भवन की जरूरत पर बात की। उन्होंने नए संसद भवन की खासियत तो बताई, साथ ही इससे होने वाली बचत का भी जिक्र किया। संसद में भी बदलाव हो रहा है। बिल्डिंग की बात करें तो वो कब तक होगा, क्या होगा, कैसे होगा? संसद के नए भवन निर्माण के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों ने 5 अगस्त को सरकार से आग्रह किया था। और फिर नई बिल्डिंग इसलिए बनाने की आवश्यकता है कि हम नई ग्रीन बिल्डिंग बनाएं जिसमें बिजली की बचत हो, पानी की बचत हो, डिजिटलीकरण हो, ताकि हम काफ़ी पैसा बचा सकें। इस इंटरव्यू में लोकसभा स्पीकर ने एलजेपी के सियासी संकट से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया और पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बनाने की वजह भी बताई। चिराग पासवान साहब कह रहे हैं कि साहब आपने पशुपति पारस जी को कैसे रिकग्नाइज कर दिया। ये सब जो आएगा, आप चिराग पासवान के सवाल पे अब क्या करेंगे? ये चुनौतियाँ नहीं है, ये एक संवैधानिक दायित्व है और एक लोकसभा की प्रक्रिया है। लोकसभा सचिवालय में कोई भी दल उसके नेता को चुनने का अधिकार उन दल के मान्य सदस्यों को होता है। दिल्ली के करीब यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर को पूछताछ का नोटिस भेजा गया है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मुखिया मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेजा है और उनसे 1 हफ्ते के अंदर जांच में शामिल होने को कहा है। इस मामले में पुलिस ने ट्विटर से कई जानकारियां भी मांगी। गाजियाबाद के एसपी इरज राजा ने बताया कि अभी सिर्फ ट्विटर को ही नोटिस भेजा गया है, लेकिन जरूरत के मुताबिक बाकी लोगों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। यही नहीं, पुलिस उम्मेद पहलवान नाम के स्थानीय नेता की तलाश में भी छापेमारी कर रही है। उम्मेद पहलवान ने ही बुजुर्ग समद सैफी के साथ फेसबुक लाइव किया था, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया। कोरोना योद्धाओं के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना योद्धाओं के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की। इसके तहत 26 राज्यों के 111 सेंटरों पर करीब 1 लाख कोरोना योद्धा तैयार किए जाएंगे, जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की खास ट्रेनिंग दी जाएगी। आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भरी सभा में एक वीडियो के टीएमसी नेता के पैर छूने पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल वहां 25 बेड वाले एक कोरोना केयर सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद बीडीओ अरिंदम मुखर्जी ने पहले तो अनुव्रत मंडल की खूब तारीफ की और फिर मंच पर सबके सामने उनके पैर भी छुए, जिसके बाद बीजेपी नेता तरुण ज्योति तिवारी ने ट्वीट कर इस वीडियो के बहाने ममता सरकार पर तंज कस दिया। साथ ही उन्होंने सरकार के साथ प्रशासन पर भी भेदभाव करने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पुलिस ने करीब 1.25 किलो चरस के साथ एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में शतक बनाने से चूक गईं। उन्होंने पहली पारी में 96 रन बनाए। शेफाली ने बताया कि उन्हें इंग्लैंड में शतक से चूकने का हमेशा अफसोस रहेगा। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक बाघ के बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई। आशंका है कि उसे किसी वाहन ने रात में टक्कर मार दी। यूरो कप में हॉलैंड की टीम ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हरा दिया। इसी के साथ उसने प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली। महाराष्ट्र के पुणे में हवा और तेज बारिश की वजह से शहर में कई पेड़ उखड़कर गिर गए। ऐसे ही एक इलाके में गिरे पेड़ों के नीचे कई बाइक और स्कूटर दबे नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन पेड़ों के गिरने से वहां खड़ी बाइक और स्कूटरों को काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद प्रशासन की टीम ने दबे हुए दोपहिया को निकालने का काम शुरू किया, लेकिन इन बड़े पेड़ों को हटाना आसान काम नहीं था। इसके लिए टीम को औजार का इस्तेमाल करना पड़ा और पेड़ों को काटकर वहां से हटाने का काम किया गया। तेलंगाना के आसिफाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे 30 लोगों की जान बाल बाल बच गई। बताया गया कि वो लोग कपास के बीज बीनने के बाद अपने घर लौट रहे थे,
लेकिन जिस नाले को वो आसानी से पार कर लेते थे उसमें अचानक पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि उनकी जान खतरे में पड़ गई। इस बात का अंदाजा उन लोगों को भी नहीं हुआ और जब तक वो समझ पाते तब तक उस नाले में पानी सैलाब की तरह बहने लगा। ये देखकर उनकी सांसें अटक गईं। नाले के किनारे खड़े लोग भी उनके साथ जोर से चीखने लगे, लेकिन मौत को सामने देखकर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। पानी में बहने से बचने के लिए एक दूसरे का हाथ भी नहीं छोड़ा और फिर धीरे धीरे किसी तरह उन्होंने कमर तक भरे इस उफनते नाले को पार किया। इस मुश्किल वक्त में एक मोटी रस्सी उनके बड़े काम आई। उसी के सहारे वो लोग किनारे तक सुरक्षित पहुंच सके। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि उन लोगों में कुछ महिलाएं और बच्चे भी थे। बताया गया कि उनमें एक गर्भवती महिला भी थी जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना योद्धाओं के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स की शुरुआत की। इसके तहत देश भर के 1 लाख लोगों को कौशल से लैस किया जाएगा और उन्हें नई चीजें सिखाई जाएंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कोरोना से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की है। इस क्रैश कोर्स में 1 लाख युवाओं को फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि ये कोर्स महज 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद एक ट्रेंड वर्कफोर्स देश के पास रहेगी। ये कोर्स 26 राज्यों के 111 सेंटर्स में लॉन्च किया गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में आज एक नया चरण शुरू हो रहा है। कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। आज 6 नए कस्टमाइज कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अपस्किलिंग भी होगी। खबर है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा काम पर प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा और प्रमाणित उम्मीदवारों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। इस कोर्स के लिए 273 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने आवंटित की है। कोर्स पूरा करने के बाद ये उम्मीदवार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 2 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। पीपीई किट्स और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोविड केयर और ट्रीटमेंट से जुड़े मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा नेटवर्क आज भारत में बना है, वो काम अब भी चल रहा है और वो इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री का कहना था कि महामारी के दौरान डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने बहुत बोझ झेला है। ट्रेनिंग के बाद ये युवा उनके लिए नई ऊर्जा बनेंगे। पीएम मोदी ने बताया कि राज्य और केंद्र शासित राज्यों की जरूरतों के हिसाब से कोर्स को डिजाइन किया गया है। नर्सिंग का काम हो, सैंपल कलेक्शन का काम हो, टेक्नीशियन का काम हो, नए नए उपकरणों को सीखने का काम हो, ये सब काम सिखाए जा रहे हैं ताकि महामारी के वक्त फ्रंटलाइन वर्कर्स को ऊर्जा मिले, साथ मिले और ऐसे में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये उसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून से देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हर देशवासी को मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार हर देशवासी को टीका लगाने के लिए, मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने वाले स्टाफ की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने दूर दराज क्षेत्रों में काम करने वाले आशा वर्कर, एएनएम, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने और टीकाकरण अभियान को मजबूत करने में इन लोगों ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश और पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। पहाड़ खिसकने की वजह से वहां के कई रास्ते बंद हो गए, जिनमें पिथौरागढ़ को घाट इलाके से जोड़ने वाली सड़क भी शामिल है। उस सड़क पर पहाड़ से जैसे ही पत्थर गिरने शुरू हुए तो लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दी।
फिर धीरे धीरे पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर पड़ा। हाईवे बंद होने की वजह से सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर भी पहाड़ खिसकने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। हालांकि वहां तुरंत खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया ताकि गाड़ियों के लिए रास्ता खोला जा सके। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड की कई नदियां भी उफान पर आ गईं। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने वहां रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां की लोवा नदी को पार करने के लिए बनाई गई सड़क पूरी तरह से बह गई, जिसके बाद लोगों को एक छोर से दूसरी तरफ जाने में दिक्कतें उठानी पड़ी। उस सड़क के बहने की वजह से लोगों के लिए लंबा रास्ता तय करना अब मजबूरी बन गया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जिले के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और हालात का मुआयना किया। वहां मौजूद पुलिस वालों ने नदी के पास जाने से लोगों को रोकते नजर आए। उत्तर प्रदेश के बरेली से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां छेड़छाड़ के आरोप में एक लड़की ने बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि जिस आरोपी को उसने पीटा वो मानसिक तौर पर कमजोर है और यूं ही घूमता फिरता रहता है। लेकिन उसकी पिटाई तब हो गई जब इस लड़की ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। पहले तो उस लड़की ने उसे खूब पीटा, कभी हाथ चलाए तो कभी सड़क पर घसीट दिया। उसने उसके बाल भी नोच डाले। जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो डंडे से उसे जमकर मारा। शोर शराबा देखकर वहां भीड़ जमा हो गई। उनमें कुछ लोगों ने जब उस आदमी की हालत देखी तो उन्होंने उस लड़की को रोकने की कोशिश की। भीड़ में शामिल एक महिला भी आगे आई और चप्पल से उस आदमी को खूब मारा। अरे भैया ऐसे छोड़ो। सिर्फ उस महिला और लड़की नहीं, भीड़ में मौजूद दूसरे लोगों ने भी उस आदमी की जमकर पिटाई की। जब इसका पुलिस को पता चला तो मामले की जांच की गई। पीटने के संदर्भ में उक्त महिला के ऊपर जो है अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन लोगों ने उस आदमी को इतना मारा कि उसके चेहरे पर खून दिखा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां लोवा नदी को पार करने के लिए बनाई गई सड़क बह गई, जिसके बाद लोगों को एक छोर से दूसरी तरफ जाने में दिक्कतें उठानी पड़ी। उस सड़क के बहने की वजह से लोगों के लिए लंबा रास्ता तय करना मजबूरी बन गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जिले के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और हालात का मुआयना किया। केरल के कासरकोड में कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। खराब मौसम की वजह से एक जहाज पर कुछ लोग फंस गए थे। बताया गया कि जहाज पर बिजली गुल हो गई थी, जिसके बाद कोस्ट गार्ड से संपर्क किया गया था, जिन्होंने वहां पहुंचकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर संसद की कमेटी के सामने पेश हुए ट्विटर के अधिकारियों को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि संसद की स्थायी समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को साफ कहा कि उसे देश के कानूनों का पालन करना ही होगा। अहम बात यह रही कि संसद की इस समिति में पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों की राय एक ही थी। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हैं। बैठक के दौरान ट्विटर के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या वो भारत के कानूनों का पालन करते हैं, जिसके जवाब में ट्विटर के अधिकारियों ने कहा कि वो भारत के कानूनों के साथ अपनी नीतियों को भी मानते हैं। ट्विटर से यह भी पूछा गया कि अब तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, जिसके जवाब में अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इस पद पर अस्थायी अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। हालांकि संसद की समिति इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और जवाब में ट्विटर के अधिकारियों से पूछा गया कि क्यों ना उन पर नियम नहीं मानने के लिए जुर्माना लगाया जाए। संसदीय समिति ने आयरलैंड का उदाहरण भी ट्विटर के अधिकारियों को दिया, जहां नियम न मानने के लिए ट्विटर पर भारी जुर्माना लगाया गया था। नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली को मार गिराया, जबकि 6 नक्सली घायल हो गए। राजस्थान के अलवर में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले विभाग एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेकर एक मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया। एसीबी की कई टीमों ने अलवर के अलावा अजमेर और जोधपुर में भी छापेमारी की, जहां से 20 लाख रुपए बरामद हुए। इसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लगभग ये 90 पदों पे उन्होंने भर्ती कर ली थी। कुछ छोटे मोटे पद थे, उन पर प्रक्रिया इनकी जारी थी। आरोप है कि अलवर के इस मेडिकल कॉलेज के कुछ कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। जांच टीम इस मामले में कई और लोगों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। कुलदीप सिंह यादव, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो अपने आप को सांसद महोदय उनका पीए बताता है, उनका भी नाम आ रहा है।
यूपी के पीलीभीत में एक पारिवारिक समारोह के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया। वहां पाबंदियों के बावजूद कुछ लड़कियों को बुलाकर डांस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्या बालन की फिल्म शेरनी ऑनलाइन रिलीज कर दी गई। इस फिल्म में उन्होंने वन विभाग के अधिकारी का किरदार निभाया है। अच्छा है, बाहर जाने के लिए मुझे सजना संवरना पड़ता है और तुम इस हुलिये में आओगे। इसमें क्या खराबी है? बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक ट्रक को जब्त किया। राज्य में शराब बेचने और खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी है। ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। 16 सदस्यों की इस टीम की कमान रानी रामपाल को सौंपी गई। रूस के अधिकार क्षेत्र वाले क्राइमिया में आई बाढ़ ने वहां काफी तबाही मचाई। बारिश की शक्ल में आसमान से बरसी आफत ने वहां के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां की इमारतें और गाड़ियां सैलाब से घिर गईं। आसमान से ली गई तस्वीरों में वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। हाईवे पर बसें पानी से लबालब सड़कों पर आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखी, जबकि मकानों के बाहर खड़ी कारें तो पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आईं। लोग बाल्टी के जरिए अपने घरों से पानी को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे, जबकि कई बेबस मदद पहुंचने का इंतजार करते नजर आए। राहत और बचाव टीमों ने नाव के जरिए वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला और फिर ट्रक के जरिए उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के बीड से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने डिप्टी सीएम अजीत पवार का काफिला रोक लिया। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ये कर्मचारी खुद को स्थायी किए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम अजीत पवार का काफिला वहां पहुंचा, प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया। इससे पहले ये स्वास्थ्य कर्मचारी सड़क के किनारे प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उन्हें रोकने के लिए वहां पुलिस भी तैनात थी, लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम अजीत पवार का काफिला वहां से गुजरा, कुछ महिलाएं बीच सड़क पर आकर उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, दूसरे प्रदर्शनकारी भी वहां पहुंच गए। देखते ही देखते उन्होंने अजीत पवार की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। इन लोगों ने डिप्टी सीएम को अपनी मांगों का पर्चा देने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें धक्का देकर हटाना शुरू कर दिया। एक पुलिस वाला तो प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाता नजर आया। पुलिस ने ताकत के दम पर प्रदर्शनकारियों को गाड़ी के सामने से हटा दिया, जिसके बाद अजीत पवार अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गए। पुलिस कर्मचारी ने आमच्या स्टाफवर हाण मार दी। हालांकि ये प्रदर्शनकारी उनके जाने के बाद भी सड़क पर काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे। सोशल मीडिया पर मशहूर बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने आत्महत्या की कोशिश की है। बताया गया कि उन्होंने शराब पीकर नींद की गोलियां खा ली, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई है। दिल्ली के मशहूर बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद को गुरुवार शाम सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अत्यधिक मात्रा में शराब के साथ नींद की गोलियों को सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। हाल ही में खबर आई थी कि आर्थिक मंदी के चलते बाबा को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा था और वो सड़क किनारे वाले वापस अपने उसी स्टॉल पर आ गए थे जहां पर उनका वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस के मुताबिक उन्हें पीसीआर कॉल मिली थी कि एक शख्स ने आत्महत्या की कोशिश की है। मौके पर पहुंचकर पता लगा कि वो ढाबा वाले मशहूर कांता बाबा हैं। बाबा कांता प्रसाद ने बीते साल एक रेस्टोरेंट खोला था। दिसंबर में बाबा ने दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट खोला था। इस रेस्टोरेंट का नाम भी बाबा का ढाबा रखा था। बाबा के पुराने स्टॉल से कुछ ही दूरी पर था ये रेस्टोरेंट, लेकिन 15 फरवरी को रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा क्योंकि रेस्टोरेंट से बाबा को बड़ा नुकसान हो रहा था। रेस्टोरेंट चलाने में मदद के तौर पर मिली रकम भी खत्म हो गई थी। इसके बाद कांता प्रसाद सड़क किनारे वाले अपने स्टॉल पर वापस लौट आए। बाबा बीते साल पूरे देश में मशहूर हो गए थे। गौरव वासवन नाम के एक यूट्यूबर ने बीते साल 7 अक्टूबर को एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में उन्होंने कांता प्रसाद के स्टॉल के बारे में बताया था। इस वीडियो में बुजुर्ग दंपत्ति काफी दुखी नजर आ रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति की मदद के लिए कई लोग सामने आए और देखते ही देखते देश भर में बुजुर्ग दंपत्ति फेमस हो गए। मदद में मिली रकम को लेकर बाबा और यूट्यूबर गौरव के बीच विवाद भी हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद देश भर के कई लोगों ने उनकी आर्थिक मदद भी की, लेकिन फिर कांता प्रसाद ने यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ ही चंदे की रकम में धोखाधड़ी के आरोप लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन फिर उसके बाद बाबा कांता प्रसाद ने वासन से माफी मांगी और वासन ने बाबा को माफ भी कर दिया। कांग्रेस ने कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का विरोध किया और पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने पूरी तैयारी से प्रदर्शन किया। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक जैम लगाया और फिर गाड़ियों को धक्का देकर बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे।
जिस समय पार्टी के नेता बड़ी सी गाड़ी को धक्का मारकर आगे बढ़ा रहे थे, उस समय महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरने वाला गाना भी गा रहे थे। पार्टी के इस प्रदर्शन में बहुत सारी महिलाएं भी शामिल हुईं, जो स्कूटी पर सवार होकर नहीं बल्कि उसे पैदल अपने साथ लेकर आगे बढ़ती रहीं। यही नहीं, पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के हाथ में चाबी के कटआउट भी दिखे, जिसका मकसद ये जताना था कि तेल के दाम बढ़ने से उनकी गाड़ियां बेकार हो चुकी हैं। यही नहीं, इन लोगों ने तैयारी की कि वो चाबियों को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उल्टा कांग्रेस के इस प्रदर्शन की वजह से लोगों को दिक्कत हुई। भले ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया था कि वो 5 मिनट के लिए सांकेतिक चक्का जाम करेंगे, लेकिन वो 5 मिनट आम लोगों पर भारी पड़े। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का विरोध किया और नारे लगाने लगे, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता उनके पीछे खड़े लोगों और गाड़ियों से बेपरवाह होकर नारे लगाते रहे। राज्य के कई दूसरे शहरों में यही हाल रहा और तेल के सियासी खेल में आम आदमी परेशान होता रहा। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोला। भोपाल में पार्टी कार्यकर्ता सांसद प्रज्ञा ठाकुर के घर के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले पुलिस वालों ने उन्हें समझाया, लेकिन पौधा लेकर प्रज्ञा ठाकुर के घर पहुंचे प्रदर्शनकारी नहीं माने। इन लोगों का अड़ियल रवैया देखकर पुलिस ने भी सख्ती करने की ठानी और उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने लगी। इस दौरान वो लगातार नारे लगाते रहे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। इस बीच पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती। जिसके जवाब में बीजेपी ने राहुल को कांग्रेस की सरकार के दौरान बढ़ी महंगाई याद दिला दी। राहुल गांधी जी अपनी सरकारों के कार्यकाल को याद रखें। रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय होती हैं और उसी समय से नई दरें लागू हो जाती हैं, जिसमें वैट, एक्साइज ड्यूटी और डीलर के कमीशन जैसी चीजें जुड़ती हैं और तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। इस समय भोपाल में पेट्रोल का दाम 104 रुपए से ज्यादा हो चुका है, जबकि डीजल भी 95 रुपए तक पहुंच चुका है। जबकि दिल्ली में पेट्रोल करीब 97 रुपए और डीजल करीब 88 रुपए बिक रहा है। तो वहीं मुंबई में भी तेल का दाम सेंचुरी लगाकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहां पेट्रोल 103 रुपए और डीजल 95 रुपए के आसपास बिक रहा है। पिछले एक महीने में यह 27वीं बार है जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पुरानी पानी की टंकी को ढहा दिया गया। बताया गया कि 35 साल पुरानी ये टंकी काफी जर्जर हो चुकी थी। ऐसे में किसी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन ने इसे जमींदोज कर दिया, जिसके लिए क्रेन की मदद ली गई। इस टंकी को गिराने के लिए पहले उसे खंभों के लोहे के तारों से बांधा गया। इसके बाद क्रेन ने इन तारों को खींचना शुरू किया और चंद ही सेकंड में पानी की टंकी जमींदोज हो गई। टंकी के ढहाए जाने से उस इलाके में कुछ देर के लिए धूल का गुबार छा गया। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसके सुरक्षा बल के जवानों के हाथों फिलिस्तीन के एक नाबालिग की मौत ने इलाके में तनाव का बढ़ा दिया। हालांकि इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके जवान पर विस्फोटक फेंककर शुरुआत फिलिस्तीन के लड़के ने की, जिसके जवाब में जवान ने गोली चला दी, जिससे 15 साल के फिलिस्तीन के नाबालिग की मौत हो गई और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। नाबालिग को आखिरी विदाई देने के लिए बाकायदा फिलिस्तीन के सुरक्षा बल के जवान उसके घर पहुंचे। उन्होंने उसे सलामी भी दी और उसके शव को कंधा भी। इसके बाद तो फिलिस्तीन के लड़के के जनाजे में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग अपने घरों से निकल आए और उसके शव को लेकर पूरे गांव में घूमे। उनके दिल में नाबालिग को खोने के गम से कहीं ज्यादा इजराइल पर गुस्सा था, जो उनके दिल से निकलकर होठों पर आ गया। लोगों के लब तभी रुके जब नाबालिग को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। बिहार के बेतिया में सिकरहना नदी में बाढ़ आने के बाद कई गांवों का संपर्क टूट गया। सड़कों पर भी 2 से 3 फीट पानी नजर आया। फसल तो पूरी तरह से डूबी दिखाई दी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। हालात ये हो गए कि थाने में भी पानी घुस गया। थाने में कमर तक पानी पहुंच गया और ऐसे ही हालात बिहार के दूसरे जिलों में भी नजर आ रहे हैं। सिकरहना नदी जो है वो अपने पूरे उफान पे है और तबाही मचाना जो है नदी शुरू कर चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है बेतिया
सिकटा मैनाटार पथ है जो सीधा बेतिया को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी किस तरह से किस रफ्तार में बह रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है आप देख सकते हैं कि ये गोपालपुर थाना है। इस पथ पे, मुख्य पथ पे स्थित ये गोपालपुर थाना की तस्वीर है। आप देखिए कि थाना के अंदर किस तरह से पानी का बहाव थाना के अंदर से आ रहा है और पूरा थाना जो है वो पानी से जलमग्न हो चुका है। पूरा थाना डूब चुका है और स्थिति ये है कि थाना परिसर में बना ये मंदिर जो है, मंदिर भी डूब गया है। पंजाब के बाद असम कांग्रेस में भी घमासान छिड़ गया। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि असम में कांग्रेस के विधायक रूपज्योति कुर्मी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। रूपज्योति असम से 4 बार विधायक रह चुके हैं और उनका कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में युवाओं की बात नहीं सुनी जाती और आलाकमान केवल बुजुर्ग नेताओं की बात को अहमियत देता है, जिसकी वजह से 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में उसकी बुरी हार हुई। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला किया। उनका ऊपर कोई भरोसा नहीं, वो नेतृत्व नहीं ले पा रहे हैं, तो वही अगर अब कांग्रेस का नेतृत्व में रहेंगे, कांग्रेस के भी आगे नहीं बढ़ेगा। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की अधिकतम उम्र तय कर दी गई। गुजरात में अब भारतीय जनता युवा मोर्चा का कोई भी पदाधिकारी 35 साल से ज्यादा का नहीं होगा। वहां बड़ी उम्र के सभी पदाधिकारियों के इस्तीफे लेने शुरू कर दिए गए। हाल ही में निकाय चुनाव में पार्टी ने सिर्फ 60 साल से कम उम्र के लोगों को ही टिकट दिया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पार्टी ने इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। इसी को देखते हुए ये फॉर्मूला अब युवा मोर्चा में भी सख्ती से लागू किया जा रहा है। मुंबई की आर्य कॉलोनी में एक इमारत में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही टीवी की 2 कलाकारों पर चोरी का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 3,50,000 रुपए था, वो चोरी करके वो 2 लोग फरार हो गए। वो 2 महिलाओं को अरेस्ट किया है। जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों कलाकार एक कमरे में चोरी छिपे जाती दिखी। उनके साथ एक बच्चा भी नजर आया। वो दोनों उस कमरे में गईं और कुछ देर बाद जब वो उस कमरे से बाहर निकली तो उनमें एक अपने बैग में कुछ भरती दिखाई दी। इसके बाद वो दोनों वहां से चली गईं। इंदौर में तेज आंधी और बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ। कहीं पेड़ टूट गए तो कहीं साइन बोर्ड टूटकर बिखर गए। 2 जेसीबी और गैस कटर साहब से बुला के इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बस्ती में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने विंबलडन से अपना नाम वापस ले लिया। अब वो सिर्फ टोक्यो ओलंपिक्स में खेलती नजर आएंगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चिरकिला बांध के गेट खोले जाने के बाद नदियां उफान पर आ गईं। भारी बारिश के बाद चिरकिला बांध के गेट खोले गए, जिसके बाद धौली और काली नदी उफान पर आ गईं। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद लोगों को नदियों के पास ना जाने की सलाह दी गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नदी उफान पर है और चिरकिला बांध के गेट खोले जाने के बाद ये तस्वीर कुछ इस तरह से नजर आई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चिरकिला बांध के गेट खोले जाने के बाद नदियां उफान पर आ गईं। दिल्ली के बाजारों में अनलॉक के बाद उमड़ी भीड़ पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई और केंद्र के साथ दिल्ली सरकार को भी सावधान किया, क्योंकि बाजारों में उमड़ी भीड़ ने कोरोना की दूसरी लहर से हुए नुकसान के बाद भी सरकार के तमाम निर्देशों को नजरअंदाज किया। जिसकी कुछ तस्वीरें राजधानी के सदर बाजार इलाके से सामने आईं। वहां कोरोना महामारी के खतरे से बेपरवाह लोग खरीदारी करते दिखाई दिए, लेकिन इस खरीदारी के चक्कर में इन लोगों ने सरकार के तमाम निर्देशों को ताक पर रख दिया। न तो इनके बीच 2 गज की जरूरी दूरी नजर आई और न ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आया। हालांकि कुछ लोगों ने महज दिखावे के लिए मास्क लगा रखा था। इनसे जब न्यूज 18 ने इस लापरवाही पर सवाल किए तो लोगों ने अजीबोगरीब दलीलें दी, जबकि इस भीड़ में कुछ लोग तो ऐसे भी नजर आए जो कैमरे को देखकर मास्क लगाने की खाना पूर्ति करने लगे। बिना मास्क के डर नहीं लगता है? डर क्यों नहीं? पुलिस वाले भी मास्क के बाद में बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं। क्यों नहीं लगाया मास्क? ये हालात दिल्ली के उस बाजार के हैं जहां थोक का काम बड़े पैमाने पर होता है और देश भर से लोग वहां खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन लोग जिस तरह से लापरवाह दिख रहे हैं सड़कों पर, वो निश्चित तौर पर दिल्ली के लिए भारी पड़ सकती है। दिल्ली सरकार ने इन बाजारों को खोलने से पहले लोगों के साथ दुकानदारों को भी ये हिदायत दी थी कि उनको हर हाल में कोरोना नियमों का पालन करना होगा, और ऐसा नहीं करने पर सरकार ने फिर लॉकडाउन लगाने के साफ संकेत भी दिए थे। मगर सरकार की इस हिदायत को लोग बिल्कुल भी गंभीरता से लेते नजर नहीं आ रहे।
यही वजह है कि बाजारों में उमड़ी भीड़ को दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया और बाजारों में कोरोना निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त नाराजगी जताई। साथ ही ये साफ किया कि अगर ऐसे चला तो जल्द ही तीसरी लहर आ जाएगी। लिहाजा हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए निर्देश दिए, जबकि दुकानदारों को जागरूक करने और व्यापारियों के संगठनों के साथ इस संबंध में बैठकें करने को भी कहा। असल में एम्स के एक डॉक्टर ने हाई कोर्ट को बाजारों की कुछ फोटोज भेजी थी, जिन्हें देखने के बाद कोर्ट को यह सख्त टिप्पणी करनी पड़ी और सरकार को भी सावधान करना पड़ा ताकि तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। लेकिन मनमानी पर उतारू लोगों पर कोर्ट की टिप्पणी और सरकार के निर्देश सब बेअसर साबित हो रहे हैं, जिसकी एक बानगी सरोजिनी नगर मार्केट में भी देखने को मिली, जहां लोगों में कोरोना का डर जरा भी नजर नहीं आया। इस बाजार की एक सड़क पर लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। भीड़ में शामिल लोगों में कईयों ने तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का मजाक बनाकर रख दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है कि ऐसी जगहों पे जहां पर लोगों का जाना है, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इस भीड़ में शामिल महिलाएं, नौजवान और बुजुर्ग सभी का हाल एक जैसा नजर आया। भीड़ को देखकर कहीं से भी ये नहीं लगा कि 2 महीने पहले दिल्ली के साथ देश भर में कोरोना ने किस कदर कोहराम मचा रखा था। और कई लोगों को अपनी जान इस महामारी की वजह से गंवानी पड़ी, जिसके पीछे लोगों की इसी लापरवाही को बड़ी वजह माना जा रहा है। फिर भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली में अब भी 5000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन मौजूद हैं और 2000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 165 नए मरीज भी राजधानी में सामने आए, जबकि 24 घंटे में ही 14 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई। गुजरात सरकार के लव जिहाद कानून लागू करने के तीसरे ही दिन वडोदरा में पहला मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि एक लड़के ने अपना धर्म छुपाकर एक लड़की से शादी की और फिर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया गया। गुजरात के वडोदरा में लव जिहाद पर बने सख्त कानून के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया है। युवक पर आरोप है कि अपना धर्म छुपाकर लड़की से धोखे से संबंध बनाए और फिर जबरन शादी की। पुलिस का दावा है कि युवक ने उसके बाद लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया। और जब पोल खुली तो पुलिस ने इस पर शिकंजा कसने में देरी नहीं की। यही है वो शख्स जिस पर सोशल मीडिया पर गलत नाम से प्रोफाइल बनाकर एक लड़की को लंबे वक्त तक झांसा देने का आरोप है। लेकिन जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा तो असलियत सामने आने में देर नहीं लगी। गुजरात पुलिस का दावा है कि इस लड़के का असली नाम अब्दुल कुरैशी है, जो कि सोशल मीडिया पर मार्टिन सेम नाम से अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों की नजर में धूल झोंक रहा था। इस पर सोशल मीडिया पर एक लड़की से अपनी इसी गलत पहचान से दोस्ती करने का आरोप है। लड़की से दोस्ती करने के बाद इसने उससे मिलना जुलना शुरू किया और अपना असली धर्म छुपाए रखा। धीरे धीरे इसने लड़की का भरोसा जीत लिया और मौका मिलने पर इसने डरा धमकाकर उससे जबरदस्ती रिश्ते बना लिए। युवक छे પોતાનો ધર્મ છુપાવી અને પોતે ખ્રિસ્તી ધર્મનો છે એવું નામ ધારણ કરી અને એના સંપર્કમાં રહી અને એને મળે છે અને એક બે વખતની મુલાકાત પછી એ છોકરીને કોઈ હોટલમાં લઈ જઈ અને એની સાથે બળજબરીથી શરીર સંબંધ બાંધે છે અને ચોરી છુપીથી એના ફોટા પાડી લે છે અને પછી અવારનવાર એ ફોટા છે એ હું વાયરલ કરી દઈશ એવી ધમકી આપી અને એની સાથે શરીર સંબંધ બાંધે છે બળજબરીપૂર્વક। आरोप है कि इसके बाद आरोपी की जाति बढ़ती गई और उसके बाद लड़की का 2 बार गर्भपात कराना पड़ा। युवक ने लंबे समय तक अपना धर्म युवती से छुपा कर रखा। इतना ही नहीं, लड़की की जबरन शादी भी की और उसका धर्म परिवर्तन भी करा लिया गया। हालांकि शादी के बाद ये असलियत लड़की के सामने आने के बाद मामला पुलिस थाने पहुंचा। जैसे ही पुलिस के सामने मामला आया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लव जिहाद के खिलाफ बने सख्त कानून के तहत ये पहली गिरफ्तारी है। युवक से बळजबरीથી એની સાથે લગ્ન કરે છે કે નહીં તું મારી સાથે લગ્ન કરે। લગ્ન કર્યા પછી એનું જે યુવતી છે હિન્દુ ધર્મની છે અને એને જે યુવક છે એ મુસ્લિમ ધર્મ છે, એને મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરાવીને એનું નામ છે એ બદલી નાખે છે। હિન્દુ નામ છે એમાંથી એનું મુસ્લિમ નામ કરી નાખે છે। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने चुनावी सभाओं में गुजरात में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का वादा किया था। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।